Welcome students. We will start the chemistry subject. The first topic is actually हम लोग परमाणु और अणु से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग का जो दो टॉपिक पीछे का रह चुका रहेगा वो हम लोग आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स वी विल डिस्कस दो चैप्टर्स. ओके, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आता कहाँ से, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका प्रीफेस क्या है. तो इसकी हिस्ट्री में एक इंडियन महर्षि हुए थे जिनका नाम कणाद था. उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग डिवाइड करते जाएं जितना छोटा हो सके तो एक ऐसा अवस्था आएगा, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस आएगा जहाँ पे वो पदार्थ टूटना बंद कर देगा, यानी कि उसके आगे वो इंडिविजुअल होगा. एंड दैट इंडिविजुअलिटी इज कॉल्ड एटम, यानी कि वहीं पे उस पार्टिकल्स को कह देना है एटम. महर्षि कणाद का ये कहना है. उसी डिस्कशन को बाद में और क्लासिफाई किए, अच्छे से एक्सप्लेन किए पाकुड़ा कामात्यायन. ये भी महर्षि एक फिलोसफर थे, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया परमाणुओं को. उसी समय ग्रीक के दो फिलोसफर, एक का नाम डेमोक्रिटस और एक का नाम ल्यूसिपस. ये दो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी वही सेम एक्सप्लेनेशन दिया सेम समय में. यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पदार्थ को तोड़ते जाएं तो एक पार्टिकल जरूर मिलेगा जो आगे इंडिविजुअल होगा उस समय के कंसेप्ट के अनुसार, तो उन्हें हम परमाणु कहेंगे. अब ये जो बाद में और क्लासिफाई हुआ तो 18th सेंचुरी की तरफ वैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ कि परमाणु एक्चुअली में होता कैसा है, एग्जिस्ट करता है या नहीं. बस ये सैद्धांतिक रूप में मान लिया गया था. लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट, जिनमें प्रमुखतः हम लोग नाम लेते हैं एंटोनी लेवोसियर का, जो केमिस्ट्री का पिता भी जिनको कहते हैं, उन्होंने ही परमाणु को अच्छे से एक्सप्लेन किया. उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, उसी सेम एक्सप्लेनेशन को एक अच्छे रूप में दो लॉज के बेस पे उसको दो वैज्ञानिक, एंटोनी लेवोसियर और एक जोसेफ प्राउस्ट, ये दोनों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे दो लॉ को एक्सपोज किए. ये दो लॉ ही परमाणु का एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं. पहला लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहा गया है कि द मास ऑफ मैटर, द मास ऑफ एटम्स और द मास ऑफ पार्टिकल्स कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो उनका उत्पन्न संभव है और ना ही उनका विनाश. उसी तरह से कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ में कहा गया है कि कोई भी मैटर का एटम एक निश्चित संख्या में ही एसोसिएटेड होता है. तो इनका ये खास अनुपातिक, यानी कि किसी भी दिए गए तत्व में हम लोग अगर देखें कि परमाणु का संख्या क्या होता है तो वो एक निश्चित अनुपात में होता है. यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट. अगर कंपाउंड की बात की जाए तो कंपाउंड में भी एटम जो मिलकर बनाते हैं उनका भी एक निश्चित अनुपात होता है. स्थान उसमें कोई मैटर नहीं करता है, ना ही टेम्परेचर मैटर करता है. वो अगर कंपाउंड है, जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमेशा और हमेशा CaCO3 ही केमिकल फॉर्मूला रहेगा. यानी कि कैल्शियम एक एटम, CO3 यानी कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम हमेशा रहेगा. यानी कि 1:1:3 के रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे. यानी कि उनका एक निश्चित संख्या होगा, कोई उसमें हेर फेर नहीं होगा. बाद में एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन, जिन्होंने उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया और वो अपने 6 पोस्टुलेट्स में परमाणुओं को डिफाइन करने की कोशिश की. उनका जो प्रिंसिपल था वो बेस्ड था केमिकल कॉम्बिनेशन के नियमों पर, यानी कि लेवोसियर के ही सिद्धांत पे बेस्ड था. यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड थे.
डाल्टन का कहना था कि सारे मैटर्स परमाणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल नंबर 2 डाल्टन का, कि दिए गए परमाणु में, दिए गए तत्व में परमाणुओं की संख्या एक निश्चित होगी और उनका मास ना तो बर्बाद किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है। दिए गए तत्व में परमाणुओं का गुणधर्म समान होगा क्योंकि वो तत्व सेम होंगे, परमाणुओं में कोई चेंजिंग नहीं होगा गुणधर्म में, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी, मास में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग परमाणु अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे और वो एक होल नंबर बेसिस पे कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि कोई फ्रैक्शनल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर होगा तो 1 2 3 अप टू होल नंबर जो भी हो, एक पूर्ण संख्या होंगे, कोई फ्रैक्शनल नहीं, कोई इरेशनल नहीं। इसी तरह से लास्ट है, किसी भी कंपाउंड में परमाणुओं का जो रिलेटिव नंबर होंगे और जो भी टाइप्स होंगे वो सेम होंगे और फिक्स्ड होंगे। यानी कि इसमें यह कहना हो रहा है कि अगर कोई दो कंपाउंड लें अलग अलग जगह के, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ें तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम लोग देखें कि संख्या इधर CO2 और इधर कैल्शियम ऑक्साइड और इधर कैल्शियम कार्बोनेट, तो दोनों तरफ का नंबर ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होंगे। यही होता है रिलेटिव नंबर्स और टाइप्स सेम होना। अगर हम लोग क्वेश्चन पे बात करें तो पेज नंबर 36 पे आपका 3rd नंबर एंड 4th नंबर कहता है कि डाल्टन का जो प्रिंसिपल ऑफ एटम है उनमें कंजर्वेशन ऑफ मासेस जो लॉ है उस पर बेस्ड कौन सा है। तो इसका आंसर है 3rd पोस्टुलेट्स, यानी कि दिए गए एलिमेंट्स में हम लोग का जो परमाणु होता है वो उसका मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मासेस पे बेस्ड है पोस्टुलेट्स। एक और हम लोग कह सकते हैं 4th, अलग अलग तत्व के अलग अलग द्रव्यमान होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर कि डाल्टन के जो एटॉमिक प्रिंसिपल है उसमें से निश्चित अनुपात यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला बेस्ड कौन सा पोस्टुलेट्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 and 6, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट में एक होल नंबर में ही और वो भी फिक्स रेशियो में ही कंबाइंड होता है और वो यौगिक बनाता है, यानी कि कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड बनाने में एक रिलेटिव नंबर सेम होगा सभी जगह और उसका टाइप भी सेम होगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर इंडिया में है तो अमेरिका में कैल्शियम कार्बोनेट का COCO4 नहीं हो जाएगा, वो CaCO3 ही रहेगा। तो ये 1:1:3 का रेशियो हमेशा मेंटेन किया जाएगा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर मैटर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि आखिर ये जो एटम है, एटम आखिर होता क्या है। तो हम लोग यूं समझे कि एटम एक यूनिट ऑफ मैटर को कह सकते हैं। और डाल्टन का जो पोस्टुलेट्स है कि परमाणु इंडिविजुअल होता है तो वो गलत है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि गलत क्यों है। लेकिन अभी के लिए परमाणु क्या है, मैटर का एक यूनिट है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी को कंबाइन करके मैटर बनता है। अगर हम लोग परमाणु कितने बड़े होते हैं, अगर ये क्वेश्चन अराइज किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। परमाणु का जो साइज होता है वो नेक्ड आई से तो विजिबल होगा नहीं, वो नेक्ड आई से विजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नैनोमीटर के साइज में होता है। नैनोमीटर इन द सेंस कि अगर हम लोग 1 मीटर का यानी कि 10 लाख
से भी ज़्यादा कितना हो जाएगा, 9 शून्य पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग आपका 1 नैनोमीटर होगा। अब सोचिए उसका क्या फर्क पड़ता है। 1 मीटर का 100वां भाग तो सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर 10 करोड़वां भाग अगर जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर का भी लगभग 10 लाख 1 करोड़ भाग। तो 1 सेंटीमीटर का करोड़वां भाग नैनोमीटर कहलाता है, तो कहां से वो विजिबल होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10 मीटर, वाटर का मॉलिक्यूल 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 10⁻⁸, सिलिकॉन यानी कि सैंड जो पार्टिकल्स होता है बालू उसका 10⁻⁴, चींटी 10⁻², तरबूज 10⁻⁻1। यानी कि जैसे जैसे हम लोग का जो साइज बड़ा होता है, यानी कि एक्सपोनेंट माइनस में बढ़ता है तो वो साइज घटेगा, और अगर माइनस एक्सपोनेंट घटेगा तो साइज बढ़ेगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एलिमेंट्स जो भी फाइंड आउट किया गया, तो 1 बाय 1 करके उसका नाम भी पकड़ा गया, नाम रखा गया। तो नाम रखने का जो पद्धति था वो पहले वैज्ञानिक थे जो सिंबलाइज किए हर एक एलिमेंट्स के नाम के पीछे, वो थे डाल्टन। डाल्टन ने किया क्या कि हाइड्रोजन के लिए एक सिंबल बना दिया। आप पेज नंबर 37 देख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बनाया और उसमें एक डॉट दे दिए। कार्बन के लिए एक सर्कल बनाया और उसमें स्केच भर दिए, पूरा डार्क कर दिए उसको। ऑक्सीजन एक सर्कल, एम्प्टी सर्कल। और फास्फोरस का सिंबल BMW कार के जैसा, BMW कार का सिंबल के जैसा। सल्फर का हॉस्पिटल वाला सिंबल, सर्कल के अंदर प्लस का साइन। आयरन के लिए सर्कल के अंदर I, कॉपर के लिए सर्कल के अंदर C, सीसा यानी कि लेड के लिए सर्कल के अंदर L लिख दिए, सिल्वर के लिए सर्कल के अंदर S लिख दिए। तो उन्होंने इस तरह से सिंबलाइज किए और नाम का ही लेटर को ले लिए, वो कैपिटल लेटर को, और कहीं पे सिंबल जैसा दिखा वैसा वो मान लिए। तो वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे, क्लासिफाई करना चाहते थे कि ये एटम इस तरह का होगा और ये एटम इस तरह का होगा। लेकिन बाद में एक बर्जीलियस साइंटिस्ट हुए जिन्होंने तत्वों के ऐसे सिंबल का सजेशन दिए जो बाद में चल के एक बेस ऑफ द केमिस्ट्री तैयार हुआ। यानी कि हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो बर्जीलियस का ही नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है। उन्होंने 2-2 लेटर को कंबाइन करना स्टार्ट किया। वो एक लेटर भी से भी नाम पकड़े एलिमेंट का और 2 लेटर से भी। जहां पर भी उनको कंफ्यूजन लगा वो 2 लेटर चूज किए। जहां पर अगर एक लेटर से काम चला उन्होंने एक लेटर रखा, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, लेकिन हीलियम के लिए वहीं पे अगर H रखते तो हाइड्रोजन से कंट्राडिक्ट करता, इसलिए HE रख दिए। उसी तरह से नाइट्रोजन के लिए N, ठीक है, सल्फर के लिए S, एल्युमिनियम के लिए Al और बिस्मथ के लिए Bi, रोबियम के लिए Rb। इसलिए हर नोमेनक्लेचर में 1 या 2 लेटर का प्रयोग किया गया है।